नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद। एक बड़ी शानदार खबर से हम शुरुआत करते हैं। पखांजूर के एक अधिकारी ने छुट्टी लेकर पत्नी को सौंपी कुर्सी। हमें प्राप्त समाचार के अनुसार एक पंचायत अध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से लंबी छुट्टी ले ली और अपनी गैर मौजूदगी में अपनी पत्नी को पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंप। यह निर्णय प्रशासनिक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। अध्यक्ष ने पंचायत के सभी कर्मचारियों, विभागीय अधिकारियों और जनता से अपील की है कि वे उनकी पत्नी को पूरा सम्मान दें और कार्य में सहयोग करें। इसके लिए उन्होंने लिखित आदेश भी जारी किया है। अध्यक्ष साहा की ओर से जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनकी पत्नी पंचायत के सभी कार्यों को संभालेगी और सभी अधिकारी उनके आदेश का पालन करेंगे। इस कदम ने स्थानीय स्तर पर पखांजूर के इलाके में काफी चर्चा पैदा कर दी है। कई लोग इसे एक अनोखा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे नियमों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों और पंचायत के विपक्षी सदस्यों ने इस फैसले पर सवाल उठाया है कि क्या किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के पद का अधिकार उसकी पत्नी किसी पारिवारिक सदस्य को सौंपा जा सकता है। इस पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय समाचारों में भी शाह के इस कदम की काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे व्यंग्यात्मक रूप में घर की सरकार ऑफ दफ्तर में भी कहकर साझा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्वाचित पदों को पारिवारिक सदस्य को सौंपना नियमों और कानून के दृष्टिकोण से विवादित हो सकता है। नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश में पारिवारिक हस्तांतरण स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे कानूनी समीक्षा की संभावना बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे, लेकिन ये कदम उन्हें असामान्य और अनोखा लगा। स्थानीय जनता में पखांजूर क्षेत्र के इस कदम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया हैं। कुछ पारिवारिक सहयोग को उदाहरण कह रहे हैं, कुछ ने इसे लोकतांत्रिक मूल्य और नियमों का घोर उल्लंघन बताया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कुछ डॉक्टरों पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कैदियों से पैसे लेकर अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया। नियमों के अनुसार कैदियों को मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बिना 3 दिन से अधिक किसी अस्पताल में भर्ती नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इस नियम का उल्लंघन किया। अस्पताल अधीक्षक कार्यालय ने इस पूरे मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन से की है। इसमें कहा गया है कि बिना अनुमति कैदियों को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखकर इलाज किया गया और इस दौरान कथित रूप से धनराशि ली गई। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है। समिति ने अस्पताल प्रबंधन से सभी दस्तावेज, भर्ती रजिस्टर, अनुमति पत्र आदि की जांच की। जांच पूरी करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंप दी है। समाचार के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुछ वीआईपी कैदियों को बिना अनुमति के लंबे समय तक भर्ती रखा गया था। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही की भी दर्शाती है। नियमों के अनुसार कैदियों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन डॉक्टरों ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि वित्तीय अनियमितता के भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। पैसों के लेन देन की बात की जा रही है इस अस्पताल के बारे में। समिति की रिपोर्ट जमा हो चुकी है और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा और संबंधित डॉक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है। माफ कीजिएगा। अस्पताल प्रशासन ने भी सख्त जांच और पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। मेडिकल कॉलेज के डीन के पास इसे शिकायत के रूप में भेजा है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ डॉक्टरों ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की और राशि लाभ प्राप्त किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो समिति है उसमें वरिष्ठ चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे और इसकी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जो सील बंद लिफाफे में जमा की गई है। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इसमें गलतियां और अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
कुल 13,929 मतों की गणना पूरी हुई है। मतगणना प्रक्रिया काफी लंबी रही और इसमें कई चरणों में वोटों की गिनती की गई। इस चुनाव में कुल 25 सदस्य चुने जाने हैं। इन चुने गए 25 उम्मीदवारों में से प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र से वकीलों का विश्वास जीतकर बार काउंसिल में स्थान प्राप्त किया। वकीलों के इस चुनाव में कुल सीटों के लिए 46 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 25 सदस्य सफल घोषित किए गए हैं। मतों की गिनती पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरी की गई है। अब इन 25 निर्वाचित सदस्यों में से चेयरमैन, अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ये चुनाव बार काउंसिल की नीतियों और भविष्य की कार्य योजना को निर्धारित करेगा। बार काउंसिल के ये चुनाव वकील समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये निकाय राज्य के अधिवक्ताओं की नीतियां, कल्याण योजना और अनुशासनिक मामलों का संचालन करता है। चुनाव परिणामों के बाद वकील समुदाय में उत्साह और चर्चाएं जारी है। परिणामों में कई प्रमुख उम्मीदवारों ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। रिपोर्ट में प्रत्येक विजेता के मतों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वकीलों ने बड़े पैमाने पर मतदान कर अपने प्रतिनिधि चुने हैं। स्टेट बार काउंसिल वकीलों के हितों, अनुशासन, कल्याण योजनाओं से जुड़ी सर्वोच्च संस्था है। इस चुनाव का प्रभाव पूरे राज्य के अधिवक्ता समुदाय पर पड़ता है। चुने गए सदस्य अब नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और अपने अपने दायित्वों के साथ राज्य के वकीलों के हित में योजनाएं लाएंगे। परिणाम आने के बाद अधिवक्ता समुदाय में इसे लेकर चर्चाएं हैं। कई बार एसोसिएशन ने विजेताओं को बधाइयां दी है और उम्मीद जताई है कि नई परिषद वकीलों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या पिछले कार्यकालों से अधिक रही। कई महिला अधिवक्ताओं ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि भारी मतों से जीत हासिल कर मिसाल कायम की। ये बदलाव वकील समाज में बढ़ती लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा संकेत मारा जा रहा है। अब परिषद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया और संतुलन और विविधता आने की संभावना बढ़ी है। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के इस चुनाव ने सिद्ध किया है कि वकील समुदाय अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं तमाम छत्तीसगढ़ के वकील समुदाय को। पूरे राज्य में मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की खबर नहीं आई। मतदान के बनाए गए केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती और मतगणना के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता की मिसाल रही। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे राज्य के वकीलों के लिए एक लोकतांत्रिक पर्व बताया और ये भी कहा कि आप लोगों की संजीदगी, आप लोगों का डिसिप्लिन वाकई काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 की एडलगिव हॉर्न इंडिया परोपकार सूची में यह सामने आया है कि भारत के अमीर लोग अब पहले से कहीं अधिक दान कर रहे हैं। प्रतिदिन औसत 40 करोड़ रुपए का दान देश के सामाजिक और विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है, जो भारत में परोपकार की नई मिसाल है। विप्रो कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेमजी इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने पिछले वर्ष कुल 2,708 करोड़ रुपए दान दिए। प्रेमजी लंबे समय से अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में दान करते हैं। दूसरे स्थान पर एचसीएल के शिव नादर 626 करोड़ रुपए दान किए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी ने 446 करोड़ रुपए का दान कर तीसरा स्थान हासिल किया। इन दोनों उद्योगपतियों का परोपकार मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। चौथे स्थान पर आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम, जिन्होंने 440 करोड़ दान दिए, जबकि अदानी समूह के गौतम अदानी ने 386 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इन लोगों ने विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश किया है। महिलाओं में रोहिणी नीलेकेणी सबसे ऊपर है। उन्होंने 173 करोड़ रुपए का दान किया है। वे जल संरक्षण, शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए अपने फाउंडेशन के माध्यम से लगातार काम कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि युवा परोपकारी अब तेजी से आगे आ रहे हैं। 40 साल से कम उम्र के 18 से अधिक युवा दानदाताओं ने सूची में जगह बनाई है। इनमें कई स्टार्टअप उद्यमी भी शामिल हैं, जो समाज को वापस देने की भावना से प्रेरित है। रिपोर्ट के अनुसार अमीरों द्वारा किया गया दान मुख्यतः शिक्षा, सेहत, ग्रामीण विकास, महिला और बच्चों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। कुछ उद्योगपति पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन जैसे सामाजिक कारणों में भी योगदान दे रहे हैं। कई अमीर
अपने परिवार के फाउंडेशन या निजी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दान करते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और रोहिणी नीलकेनी फाउंडेशन इसके उदाहरण हैं। सामाजिक कार्यों के लिए लंबे समय से सक्रिय है। विश्लेषकों के अनुसार अमीरों के बीच परोपकार बढ़ने की वजह सामाजिक जिम्मेदारी की बढ़ती भावना, टैक्स प्रोत्साहन और वैश्विक उदाहरण है। इसके अलावा नौजवान उद्यमी और स्टार्टअप संस्थापकों में समाज से जो लिया है उसे वापस देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। खुलासा ये हुआ है कि युवा दानदाता लगातार आगे आ रहे हैं और साक्षरता, डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। एक थोड़ी सी हमारे लिए गमगीन खबर, सुलक्षणा पंडित जिनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था, वे एक संगीत परिवार से थी। उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया। पिता प्रभात नारायण पंडित भी शास्त्रीय गायक। परिवार की स्थिति इतनी सही नहीं थी कि जल्दी ही उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। पृष्ठभूमि ने उन्हें संगीत और मंच प्रदर्शन की दुनिया से बहुत जल्दी परिचित कराया, जिससे उनकी प्रतिभा निखरी। 1967 में फिल्म तकदीर में गाना सात समंदर पार से के साथ उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में शुरुआत की, जो कि उनके लिए पहला बड़ा प्रमाण था। इसके बाद उन्होंने अभिनय की ओर भी कदम रखा। 1975 में फिल्म उलझन में अभिनेता संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी। गायकी और अभिनय दोनों में उन्होंने कामयाबी पाई। 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में काम किया, जैसे उलझन, संकोच, अपनापन, हेरा फेरी, वक्त की दीवार आदि। भूमिका के में न केवल अभिनय बल्कि गाने का अवसर भी मिला। उनके साथ बड़े अभिनेताओं ने काम किया, जैसे विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर आदि। संजीव कुमार, दर्शकों के बीच उनकी आवाज़ और अभिनेता का रूप दोनों ही ने अपनी जगह बनाई। संगीत के स्तर पर उनकी सहजता और स्क्रीन की उपस्थिति में सहज आकर्षण था। बेहद चर्चित बात यह है कि उन्होंने संजीव कुमार से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनकी रिपोर्टेड एक तरफा मोहब्बत और रिश्ते का ना होना उनकी निजी जिंदगी पर गहरा असर डाल गया। इसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। ये निर्णय इस प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। विशेष रूप से तथ्य दिलचस्प है कि उन्होंने उसी तारीख को दुनिया छोड़ी, 6 नवंबर को, जिस तारीख को संजीव कुमार का निधन हुआ था, यानी कि कल। कैरियर के शीर्ष पर रहने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां आई। गानों के अवसर कम होना, फिल्मों में कम काम मिलना, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना। भावनात्मक रूप से भी वे टूट गई थी। प्रेम, कैरियर, परिवार खोने जैसी घटनाएं उनके जीवन में असर डाल गई। इन परिस्थितियों के बावजूद उनकी कला, प्राप्ति और संगीत में योगदान कम नहीं हुआ। उनकी आवाज़ आज भी याद की जाती। सुलक्षणा पंडित ने कल 6 नवंबर 2025 को मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 71 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा और संगीत के विश्व में उन्होंने खास स्थान बनाया। उनकी गायकी और अभिनय दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण रहे। अविवाहित रहने और अधूरी प्रेम कहानी ने उन्हें एक संवेदनशील और व्यक्तिगत रूप से जटिल व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। आज उन्हें याद किया जाता है उनके गीत, उनके अभिनय और समर्पण, साथ ही निजी चुनौतियां की गहरी समझ। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक में बेहद लोकप्रिय पार्श्व गायिका और अभिनेत्री रही। उन्होंने लता मंगेशकर शैली की मधुर आवाज़ के साथ हिट गाने दिए, कई यादगार फिल्मों में काम किया। सुलक्षणा पंडित के कुछ सबसे मशहूर गाने तू ही सागर तू ही किनारा, संकल्प 1975, 1973 की फिल्म बंधे हाथ, जिसका गाना बंधे हाथ, फिल्म आलाप 1977, बेकरार दिनों का सहारा है तू, फरेब 1977, दिल में तू, अभिमान का आप बीती ना जग बीती, जो 1973 की फिल्म। ऐसी कुछ खास शानदार फिल्में थी जिसमें उन्होंने काम किया। गीत भी गाए, उनके शानदार गीत। हम DA न्यूज़ प्लस के MD अरुण भद्रा और शकील साजिद के साथ पूरे परिवार की ओर से अपने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्मी इस बेहद शानदार शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।